अब हम बात करें एक और सम की जिसमें वापस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है, वही स्टेप 1 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेप 1 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नोट है अगेन, यहाँ पे कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, अपने अमाउंट को निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे हम ये अमाउंट, चलिए सबसे पहले तो हमें पता ही है कि सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सी सरप्लस देन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्लोजिंग लिखते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग कितना है, लेस ओपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ओपनिंग में एक ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट लगने का मतलब क्या होता है कि वो माइनस का बैलेंस है। तो अब यहाँ पे अगर क्लोजिंग, अब ये ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 5,40,000 है, 5,40,000 माइनस 2 लाख, 5,40,000 माइनस 2 लाख, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एडेड, क्योंकि ये लेस और ये लेस उसको ऐड कर देता है। इसीलिए मेरा जो अमाउंट आएगा यहाँ पे दैट विल बी 7,40,000 नॉट 3,40,000। ध्यान देना है, पिछले साल तो हम लॉस में थे, इस साल हम 5,40,000 कवर कर चुके, आगे आ चुके हैं। इसका मतलब ये 2 लाख हमने कवर किए प्लस 5,40,000 लिए, मतलब टोटल देखा जाए तो 7,40,000 का हमें प्रॉफिट हुआ होगा, तभी हम उस लॉस को भी कवर कर पाए, तभी हम 5,40,000 पे पहुंच पाए। तो दैट इज वाई 7,40,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड मैंने बोला करंट ईयर में जो प्रपोज करोगे वो नेक्स्ट ईयर पे करोगे, लास्ट ईयर में जो प्रपोज करोगे वो इस ईयर में पे करोगे। तो लास्ट ईयर का क्या है 2019, ये कौन सा चल रहा है 20। सो ये वाला जो अमाउंट है 2,10,000 ये हम यहां ऐड करेंगे, ऐड प्रपोज्ड। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप सिंपल जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड दैट इज 31 मार्च 2019, सो दैट इज 2,10,000। प्रपोज डिविडेंड का कंफ्यूजन दूर कि कौन सा लेना है, कि पिछले वाला ले कि करंट वाला ले, पिछले वाला लेना है, वो तो हो गया कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट मैंने बोला किसी भी रिजर्व में अगर आप पैसा डालते हो, किसी भी रिजर्व में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको वो पैसा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया है टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, तो हम यहाँ उसको भी ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू वर्कमैन। वर्कमैन कौन होते हैं हमारे, लेबर। उनको अगर हमें कोई कंपनसेट करना पड़ा, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनके लिए हम एक रिजर्व बना के रख रहे हैं जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। उसमें हमने पैसा डाला है, वो भी हमें ऐड करना है, 1,50,000। ओके, 1,50,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड नहीं मेड। मेड का मतलब हमने इतना पैसा साइड पे कर लिया प्रॉफिट से निकाल कर टैक्स देने के लिए, तो एक तरह से साइड में किया ना, प्रॉफिट में से निकाला ना, इसको भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर, CY, करंट ईयर में जो हम मेड कर रहे हैं, साइड पे रख रहे हैं, प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं कि हम टैक्स देंगे, सो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, चलिए अब ये सब अमाउंट ऐड करना है, क्या आंसर आएगा, 4 zeros तो दिख रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 + 5 10, 13 का 3 1, ठीक है, दिस इज 10 11 13, सो दिस इज माई प्रॉफिट। 13,30,000 आया मेरा प्रॉफिट, क्या, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके,
कुछ चीज नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, देख लो वापस से। दोनों दो बैलेंस दिए हैं सरप्लस के, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमें अमाउंट निकालना है। पहले तो ये फिक्स ही रहेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है तो, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग दिया है तो। फिर प्रपोज डिविडेंड, कंफ्यूजन दूर करो, करंट जो पिछले साल का प्रपोज्ड है वो करंट ईयर में पे किया होगा तो वो वाला पार्ट हम ऐड करेंगे। फिर ट्रांसफर किसी रिजर्व में कर रहे हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन हो, चाहे DRR हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, किसी में भी ट्रांसफर कर रहे हो पैसा तो प्रॉफिट में से ही जा रहा है, उसको वापस ऐड कर दो। ऐड कर दिया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड का मतलब मैंने पैसे साइड पे रखे हैं टैक्स देने के लिए, तो इनडायरेक्टली मैंने प्रॉफिट में से निकाल लिया है, उसको वापस ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर स्टेप 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डोंट वरी, और सम करेंगे, जितने हो सकेंगे उतने करेंगे, आप रिवीजन करते जाओ। अब हम एक और सम कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी और ज़्यादा आइटम्स हैं, जिसे हम समझेंगे क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। वही स्टेप 1 ही निकालना है ऑपरेटिंग का, स्टेप 2 पे अभी तक नहीं आए हैं। स्टेप 2 को पहले समझेंगे बाद में निकालेंगे, पहले स्टेप 1 को ही पूरा क्लियर कर लो। ये लास्ट है आपके लिए स्टेप 1 का, नहीं एक और कर लेंगे। बैलेंस शीट वाले पार्ट में भी तो समझ आना चाहिए कि एक बैलेंस शीट दी हो तो आप कैसे करोगे। पहले ये वाला थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं। वही करना है हमें स्टेप 1 में। सबसे पहली चीज़ क्या है, नोट ही बनाना है। नो फॉर्मेट, अभी तक हम कैश फ्लो बना नहीं रहे हैं, अभी उसके कैश फ्लो के फर्स्ट स्टेप तक पहुंच रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे, वही हम फर्स्ट डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तक अभी तक नहीं पहुंचे है बेटा, अभी सिर्फ हम नोट टू अकाउंट ही बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि पहले स्टेप तक कैसे पहुंचे। ठीक है, चलिए सरप्लस दिया हुआ है, वो तो पहला पार्ट हमें पता ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। लास्ट बहुत 2-3 सम में हम कर चुके हैं ये सरप्लस, that is balance in statement of profit and loss। इसमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है आपको। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का बैलेंस 1,18,000 गिवन हियर 1,18,000। ओपनिंग माइनस करना है, ओपनिंग हम इसको लेस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता लगाना है कि कितना प्रॉफिट आया है हमारे पास, तो 50 हमने लेस किया। चलिए यहाँ तक तो प्रॉफिट परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ भी आ रहा है। दैट इज 68,000। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, ऐड करना है, पता है हमें ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने डिविडेंड पे किया है तो उसको ऐड करना है। डिविडेंड पेड ऐड करना है कितना, 36,000। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड हाउ मच, दैट इज 45,000, ये भी ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व, कभी भी ट्रांसफर करते हैं किसी भी रिजर्व में तो वो भी हम ले लेते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, यस परफेक्टली, दैट इज 50,000, परफेक्ट ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर द टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मेड आ गया है तो ऑब्वियसली लेंगे, पेड है तो नहीं। आगे बताएंगे पेड का क्या करना है कैसे करना है सब समझाएंगे। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, आप ऐसे लिखते हो ना सीवाई, यू ऑलवेज राइट दैट, है ना, कोई बात नहीं, मैंने भी लिखा 75,000। ठीक है, नेक्स्ट रिफंड ऑफ टैक्स, यहाँ थोड़ा चेंज है। रिफंड जब भी आता है टैक्स का वो तो माइनस करेंगे, आया है ना, हमने किसी को दिया या अलग निकाला थोड़ी है, प्रॉफिट में ऐड हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो प्रॉफिट में ऐड हुई है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं थी या जो भी, टैक्स तो हम करते हैं, मेड माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिफंड हम उसका क्या, मेड हम प्लस कर रहे हैं तो रिफंड माइनस करेंगे, उल्टा जाता है। तो लेस क्या हो रहा है हमारा, रिफंड ऑफ टैक्स, तो हमें कितना रिफंड ऑफ टैक्स 1500 माइनस करना है, ये डिडक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट, लॉस ऑन इन्वेंट्री, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। फायर क्या हमारे बिजनेस का काम है, नहीं ना, तो मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई, मतलब अचानक से आग लग गई, लॉस हो गया, पैसा चला गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से गया तो हम ऐड करेंगे, आया तो डिडक्ट करेंगे, वही चीज़ डिस्कस की थी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो हम क्या करेंगे, लॉस हुआ है उसे ऐड करेंगे।
add loss of inventory, loss of inventory ड्यू टू फायर। तो फायर की वजह से जो हमारा 1,00,000 का नुकसान हुआ है उसे हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारा फायर की वजह से हुआ है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया हमें, पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आना थोड़ी था, ये कोई बिजनेस का पार्ट थोड़ी था। इसको हम लेस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ये डेबिटेड थी अब क्रेडिटेड आ रही है। ठीक है। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस, जो भी आपका लॉस हुआ है उसका इंश्योरेंस मिल रहा है। कितना? 50,000, मतलब 50,000 का तो लॉस हो ही गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, बिजनेस है, बिजनेस करोगे तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, सब देखना पड़ेगा। चलिए अब कर लेते हैं एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी करना है वो कर लेते हैं। 68 + 36 कितना हुआ? 4, दैट इज 1,04,000। करेक्ट, 1,04,000 + 45 1,49,000, 1,49,000 + 50 1,99,000, है ना। 1,99,000 + 75 पता चल रहा है 2,74,000। यहाँ तक तो समझ आ गया, 2,74,000 का हमारा एडिशन है। नाउ अब आप एक काम करो, ये जो लेस करने वाला ना बाद में करेंगे, पहले ऐड वाले सारे कर लेते हैं। 2,74,000 + 1,00,000 3,74,000, 3,74,000 माइनस करेंगे कितना? 51,500। ठीक है, 51,500 कितना आ रहा है? 005, दैट इज 2, दैट इज ये 7 है, 7 में से हमने वहाँ पे 6 दिया है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो 2, 3, तो दैट इज 3,22,500। करेक्ट कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कैलकुलेशन अच्छे से आती है ना। सो ये क्या आया मेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यस, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 3,22,500। कैलकुलेशन देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लो। सिंपल भैया, ज़्यादा आइटम्स थी तो इसीलिए समझाना था कि कौन कौन सी आइटम कहाँ जा रही है। डिविडेंड रिजर्व तो पता ही है, ऐड होने वाले हैं। अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, डिविडेंड दिया है तो ऐड ही होने वाला है। यहाँ पे टैक्स दोनों आ गए, मेड एंड रिफंड। तो मेड है, मेड पेड नहीं, मेड है तो ही ऐड करना, रिफंड है तो माइनस कर दो। फिर लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो इसलिए वापस ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है इसीलिए वापस डिडक्ट कर दिया, एंड वी गॉट टू आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद एक सम करेंगे जिसमें बैलेंस शीट गिवन होगी। उस बैलेंस शीट से मुझे चीज़ें देखनी है कि मेरी फर्स्ट स्टेप के लिए मेरी क्या क्या चीज़ें मेरे को रिक्वायर्ड हैं, और जिससे मैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे पहुंच पाऊँ। ओके, वेट। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां पे आप देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दिया हुआ है और उसको बताया गया कि उसमें कितनी इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है। 2 में देखिए, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगेन नोट्स में चले जाइए। नोट्स में तीनों चीज़ें दी हुई हैं कि सरप्लस, बैलेंस एंड अगेन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका भी दिया हुआ है बैलेंस। देन जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर है, वो दिया है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो हमें इस पर्टिकुलर सम के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही निकालना है। तो हमें जो चाहिए हम उसके लिए ही पहले देखेंगे, बाकी सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं, देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर बेसिकली दे हैव गिवन प्रोविजंस, तो प्रोविजंस के लिए हमें नोट दिया है, नोट नंबर 3 नोट नंबर में जाओ तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हैं, उसके अंडर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, वो हमें चाहिए, मेड एंड पेड, क्योंकि वो हम ऐड करते हैं। देन नीचे अगेन क्या दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स तो हो गए। फिर डिविडेंड नीचे दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रपोज डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं 20 का 19 का, वो भी हमें चाहिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही सेम जो हम करते हैं, सरप्लस
जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही करना है। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग क्या होता है? करंट ईयर। चेक नोट्स टू अकाउंट के अंदर करंट ईयर का अमाउंट कितना दिया है सरप्लस में? 1,70,000 एंड प्रीवियस ईयर का कितना दिया है? 1,10,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1,70,000 एंड देन वी हैव 1,10,000 हियर। तो मतलब हमारा अमाउंट हो गया 60,000। ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, ये चीज़ तो समझ आ गई। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है? पहले थे 2,10,000, अब है 2,75,000, मतलब जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हुआ है, वो भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी हम ट्रांसफर करें, कितना अमाउंट ट्रांसफर करें? 2,75,000 माइनस 2,10,000 मतलब 65,000। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है, वो भी हमें लिखना है। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कंपनसेशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया हमने? 50,000। 2,50,000 माइनस 2,50,000। चलो ये भी पक्का हो गया, सब सही हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, वो भी हम ऐड करते हैं। दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। ड्यूरिंग करंट ईयर मतलब करंट ईयर का अमाउंट। इसमें क्या करते? गैप नहीं निकालते। हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर गैप नहीं निकालते। 1,50,000 1,00,000 नहीं, मतलब 1,50,000 माइनस 1,00,000 नहीं, ये सीधा ही 1,50,000 लेंगे। करंट ईयर का अमाउंट लेंगे सीधा सीधा। प्रीवियस ईयर का हम पेड मानते हैं कि हमने पिछले साल 1,00,000 रुपए पे किया है, इस साल हमने 1,50,000 रखा है फॉर पेइंग टैक्स, तो वो ध्यान रखना है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का। नेक्स्ट, डिविडेंड दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना पे किया है? 2020 का 1,60,000 है, जो ऑब्वियसली आगे पे करेंगे। 2019 का 80 है, 80,000, तो वो हमने पे किया है करंट ईयर में, तो ये हमने ऐड किया। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी तो एसेट्स है, बाकी सब ठीक है, और तो कुछ है नहीं हमारे फर्स्ट से रिलेटेड जो हमें चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेते हैं। 60,000, 65,000, 1,25,000, 1,25,000 प्लस 50, 1,75,000, 1,75,000 प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा? 3,25,000, 3,25,000 प्लस 80, 4,05,000। सो वी गॉट आवर अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे आ गए। अगर ऐसी बैलेंस शीट दी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को ढूंढने में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या आता है। पहले सरप्लस, फिर ध्यान दो कोई रिजर्व में ट्रांसफर तो नहीं हुआ है, डिविडेंड्स तो नहीं पे किए हैं लास्ट ईयर वाले, अब वाले प्रेफरेंस तो नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस का भी कुछ नहीं दिया है, तो दैट वे वी कैन गो विद, वी कैन फाइंड विद आवर आंसर। ओके, देखो समझो बैलेंस शीट को भी हम कैसे बैलेंस शीट से भी अपने आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, वो भी समझना जरूरी है। अब हम करने वाले हैं स्टेप 2। स्टेप 1 तो हम कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब स्टेप 2, हमने अब तक क्या निकाला? नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश ऐसी कोई भी एक्सपेंस जिससे ना तो पैसा गया है ना ही आया है, लेकिन फिर भी हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, या तो वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या तो वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, उसने प्रॉफिट को बढ़ाया या घटाया है, तो इनको हम दोबारा से रिवर्स कर रहे हैं ताकि अपने प्रॉफिट पे वापस पहुंच पाएं। चलो ये क्या रिवर्स कर रहे हैं हम देखते हैं। सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कैश में नहीं होते, हम उनका पेमेंट नहीं देते, फिर भी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, फिर भी हम अपने प्रॉफिट को कम करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये देखा जाए इनमें से कहां हमारा पैसा जा रहा है। डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो फिक्स एसेट्स पे, आप एसेट्स की अमाउंट को कम कर रहे हो, है ना, लेकिन क्या पैसा जा रहा है? नहीं। अगेन अमोर्टाइजेशन की बात करें, बेड डेब्ट्स की बात करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करें, किसी में भी पैसा गया नहीं है। हमारी इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको डेबिट कर रहे हैं। बेड डेब्ट्स देखा जाए तो हमें किसी से पैसा लेना था, आया नहीं है, पर यहाँ पे कैश का एक्टिविटी नहीं हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें लग रहा है कि कोई पर्सन हमें पैसा नहीं देगा, इसके लिए हम पहले से ही थोड़ा प्रॉफिट को साइड पे करके रख रहे हैं, वो प्रोविजन बना के रख रहे हैं, तो वो भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हमने हटा दिए थे अपनी बैलेंस शीट के अंदर से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से, तो हम क्या करेंगे, इन एक्सपेंसेस को वापस से ऐड कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं, इन एक्सपेंसेस को वापस से ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। जो गलत एक्सपेंसेस, गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड नहीं है, तो मैं उनको वापस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सो इनकम के साथ भी यही होने वाला है। सी नॉन कैश इनकम्स, ऐसी इनकम जो कैश में नहीं हुई है। आपकी कोई लायबिलिटी थी, आपको पे करनी थी, अब वो कह रहा है कि रहने दो, पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पे करने की जरूरत नहीं है तो आपको फायदा हो गया। डाउट, अब यह देखो, डेप्ट रिटर्न ऑफ, कोई आपने बेड डेप्ट लिखा हुआ था, उसको वापस रिकवर्ड हो गया। रिकवर्ड वैसा वाला नहीं, डेप्ट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि आपने कोई डेप्ट देना था, आपने कोई अमाउंट देना था, वो आप नहीं दे रहे हो अब, तो आपको फायदा हो गया, है ना। प्रोविजन आपने बना रखा था डाउटफुल डेट का, वो ज्यादा था, उसमें से कुछ पैसा निकाल रहे हो, तो क्या इट इज ए नॉन कैश इनकम्स। ये कोई क्या किया था आपने, कैश में से निकाल के साइड थोड़ी रखा था, या कहीं से आया पैसा कहीं से गया पैसा, ऐसा थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हुआ है कैश का। तो जब तक कैश का फ्लो नहीं होगा, वो भी नॉन कैश इनकम या नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट पे डाला है, तो उसको हमें वापस से राइट ऑफ करना पड़ेगा, वापस से उल्टा करना पड़ेगा बेसिकली। तो एक्सपेंसेस को हम ऐड कर रहे हैं, तो इनकम को हम लेस करेंगे। ठीक है, इनकम को हम लेस करेंगे। नेक्स्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। सी इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस से रिलेटेड है। डिस्काउंट और लॉस रिटर्न ऑफ, फाइनेंस से रिलेटेड है। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ऐसे सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश में भी हुए हों, लेकिन अगर वो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। आपने पढ़ा है फाइनेंसिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, सब पढ़ा था ना हमने, उसको देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लो, फाइनेंसिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फिर आप यहाँ पे आओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि ये फाइनेंसिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए इन सारे एक्सपेंसेस को हम वापस से ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। सेम वे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, ऐसी कोई भी गेन हुई हो आपको जो बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, आपने कोई एसेट को सेल किया फिर आपको प्रॉफिट हो गया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट आ गया, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की रेंट आ गया, तो क्या आपका प्रॉपर्टी का काम थोड़ी है, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी।
तो उससे आपको एक इनकम मिल रही है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है ये इनकम्स, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको वापस लेस कर देने वाले हैं। इसको हम क्या करने वाले, रिवर्स कर रहे हैं बेसिकली। तो हमने क्या किया, नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी ऐड कर दिया, नॉन कैश इनकम को डिडक्ट कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया। इस तरीके से हम पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहला स्टेप में क्या आंसर आया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, याद रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फर्स्ट स्टेप का आंसर। सेकेंड स्टेप का आंसर क्या है, आफ्टर दिस ऑल जो एडजस्टमेंट किया आपने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, आपको मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ध्यान देना है, ये आंसर है मेरे सेकंड का। तो ये याद नहीं रहेगा तो मैं क्या कर लूंगी, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएंगे, स्टेप्स प्रॉपर नहीं होगा, सम प्रॉपर नहीं होगा। तो इसीलिए पहला स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सेकेंड स्टेप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ही थर्ड स्टेप है। पहले सेकेंड क्लियर कर लेते हैं, एक दो सम कर लेते हैं सेकेंड स्टेप के साथ, फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे एंड देन वी विल डू फुल फ्लेज सम ऑफ अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग तो बहुत ईजी है, डोंट वरी, वो साथ में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, एक बार आराम से सब देख लो। अब हम बात करें सेकेंड स्टेप के क्वेश्चन की। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम थर्ड स्टेप को समझें और उसके बाद फुल फ्लेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर पाएं। देखिए यहाँ पे पहले से ही स्टेप 1 का आंसर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सीधा ही आंसर दिया हुआ है। हमको क्या करना है, पहले तो यही लेना था, ऑब्वियसली दिस पार्ट, ये हमें लेना ही है फर्स्ट वाला। अब क्या चीज़ हमें ऐड करनी है, क्या चीज़ हमें डिडक्ट करनी है, वही देखना है। हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, लिखा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके नीचे अब हम इन सब चीज़ों को प्लस माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए इसे हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हमने दिया है ना, इंटरेस्ट हमने पे किया है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है हमारा जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, इसीलिए इसे भी हम ऐड करेंगे। गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल कम हो गई है तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, मुझे वापस उसको रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसीलिए इसे भी ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन सेल करना बिजनेस का काम नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, उसमें अगर कोई पैसा चला जाता है तो उसको भी वापस ऐड करेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से गया है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप एक्स्ट्रा दे रहे हो फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है डिबेंचर्स, उसमें एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो तो ऑपरेटिंग नहीं है, एक्सपेंसेस ऐसे जो हमारे ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड आया ना, तो मतलब हमने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उससे हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, तो हमें ये इनकम रिसीव हुई है जो कि ऑपरेटिंग नहीं है, वो इन्वेस्टिंग है, साफ पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट, इसीलिए हम इसे डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से अगर प्रॉफिट हो, इनकम आए तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। मतलब ये वाले 4 पार्ट, ये जो हमारे हैं 4, दैट सॉरी नॉट 4, इवन दिस वन ऑल्सो, प्रीमियम ऑल्सो, ये हम लिखेंगे ऐड, देन विल राइट ऑल दिस, यहाँ हम लिखेंगे लेस, देन विल राइट ऑल दिस, एंड देन यहाँ पे हम इसका अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, जो भी अब आएगा हमारा लास्ट वाला पार्ट ऑपरेटिंग, बीच में यहाँ पर एक चीज लिखना मत भूलना, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यहाँ पे लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड non operating
आइटम्स, ओके, वो लिखा, उसके बाद ये ऐड करना है, ये डिडक्ट करना है, देन यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, सो आप आ गए अपने आंसर सेकंड वाले स्टेप पे। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऐड लेस कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा ऐड होगा 0 0 0 0, लास्ट तो 0 ही है, सेकंड वाला भी 0 ही है। थर्ड 5 4 9, 9 + 3 12, 12 का 2 1 यहाँ आएगा। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। 3 5 5 + 1 6, 6 + 8 दैट इज 14, 14 + 9 रेदर 14 + 18 कर लेते हैं, थोड़ा इजी रह जाएगा। 14 + 18 विल बी 32, 32 + 3 35, 35 का 5, यहाँ पे हम 3 लेंगे। देन वी हैव फिफ्थ वाले पार्ट पे, तो ये 3 + 2 5 9 और तो कुछ नहीं है ना। 5 + दिस इज 9 एंड देन इस वाले पार्ट पे तो यही है 2। सो 2,95,000 प्लस करने के बाद डिडक्ट क्या करना है इसमें से 0 0 एंड देन दिस इज 8, दिस इज 9 1, इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सेकेंड पार्ट है, ध्यान दो, इसमें से बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, क्या ऐड करना है क्या लेस। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम डिडक्ट। सिंपल है, ये सेकेंड स्टेप हमारा। फर्स्ट पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तुमने किए हैं, बहुत सारे सम करवाए हैं, देख लो अच्छे से समझ लो, फिर ये सेकेंड स्टेप करेंगे। अब हम थर्ड स्टेप समझ लेते हैं, उसके बाद एक ऑपरेटिंग का फुल फ्लेज सम करेंगे, एक नहीं 2-3 करेंगे, डोंट वरी, ताकि आपको ऑपरेटिंग अच्छे से समझ में आ जाए। यही तो मेन पार्ट है कैश फ्लो का। तो ऑपरेटिंग आ गया तो कैश फ्लो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो करते जाओ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप 3 की। स्टेप 2 तक तो हमने कर लिया, उसका एक छोटा सा सम भी किया था। स्टेप 3 पहले मैं डिफाइन करना चाह रही हूँ, डिटेल समझाना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेप 3 होते ही हमारा पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, लास्ट पे आ जाएंगे हम। तो एक काम करते हैं, पहले स्टेप 3 समझ लेते हैं, फिर ताकि हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को मिलाकर अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएं। सम करेंगे इससे तो समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालना है, इसीलिए स्टेप 3 को समझना बहुत जरूरी है। देखो, आपने अब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकाल लिया है। दिस इज द आंसर फॉर स्टेप 2। आपको निकालना क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिकली वो तो यहीं आ जाएगा, लेकिन मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक ही इसको पूरा खींच रही हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा फुल। देखो, वर्किंग कैपिटल आप सबको पता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। दिस इज वर्किंग कैपिटल। हमने रेशियो में फॉर्मूला यूज किया था वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। तो इसका क्लियर मतलब है कि बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब नाउ द स्टेप इज टू चेंज वर्किंग कैपिटल। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू नीड टू चेंज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या सोचना है, क्या ऐड करें क्या लेस करें। ये ऐड किस बेसिस पे है, ये लेस किस बेसिस पे है। देखो, अगर आपकी एसेट कम होती है, करंट एसेट्स की ही बात कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड करंट एसेट करंट लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, अगर करंट एसेट्स हमारी बढ़ती हैं, इट्स इंक्रीजिंग, मतलब हम पैसा उसमें डाल रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है करंट एसेट्स में, इसीलिए वो लेस में है। सी, इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर आपकी इंक्रीज होती है करंट एसेट, पैसा आप डाल रहे हो उसमें, इसीलिए लेस हो रहा है। आपका कैश फ्लो के हिसाब से आप ऐड और लेस कर रहे हो। पैसा आ रहा है आपके बिजनेस से, बिजनेस में, तो इट विल बी एडेड। पैसा जा रहा है तो वो डिडक्ट होगा। तो यही समझना है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंज, कौन से चेंज पे आपका पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। एसेट कम होती है तो इसका मतलब पैसा आ रहा है। डेटर्स, हमारे डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, उनसे पैसा मिल गया तो वो कम हो गए, पैसा तो आया ना, इनफ्लो हुआ, दैट इज व्हाट इज एडेड। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, मैंने किसी से पैसा लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो पैसा तो आया, इनफ्लो तो हुआ। तो ये दो चीजें कैश के इनफ्लो को बताती हैं।
इससे क्या हुआ है, हमारा इनफ्लो हुआ है करंट एसेट के कम होने से, करंट लायबिलिटी के बढ़ने से। और जबकि अगर करंट एसेट बढ़ती है, करंट लायबिलिटी कम होती है, तो आउटफ्लो होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आउटफ्लो है तो आप डिक्रीज कर रहे हो, ये इनफ्लो है। आपको याद करने के लिए एक बहुत छोटा सा बताती हूँ, DIID, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखो वही है, यू कैन चेक। बैलेंस शीट में बताइए हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ा ही है चैप्टर 1 में। उसके अलावा हमने उसको रेशियो में भी यूज़ किया है, बाकी जगह भी यूज़ कर रहे हैं, तो पता है करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं तो अच्छे से लर्न हो चुका है। ये करते ही हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्या पंगा है। स्टेप 1 में आपको याद होगा हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमारी आई थी उसे डिडक्ट की थी और जो गई थी उसे वापस ऐड कर दिया था, है ना। उसका हमें रिवर्स इफेक्ट करना है, उल्टा करना है, मतलब ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई भी हमारे प्रॉफिट पे असर ना रहे। तो अगर आपने स्टेप 1 में ऐड किया था तो यहाँ लेस करो, स्टेप 1 में लेस किया था तो यहाँ ऐड करो, रिवर्स इफेक्ट में जाना है हमें। स्टेप 1 में जो भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के साथ किया उसका रिवर्स आपको यहाँ करना है। अगर आपने ऐड किया था तो लेस करो, लेस किया था तो ऐड करो। इसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप यहाँ तक एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है, थर्ड स्टेप। इसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का रिवर्स इफेक्ट एंड टैक्स पेड। जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो, नॉट मेड, पेड, यहाँ पे आता है पेड, कि ये पर्टिकुलर ईयर में आपने कितना पे किया है, उसे आप लेस करोगे, यू विल गेट योर आंसर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेप 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस, वहाँ से आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसे हम डायरेक्टली कैश फ्लो में नहीं दिखाते। स्टेप 2 एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या आइटम्स लिख लो, इनकम एंड एक्सपेंसेस। सो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये आ गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 का आंसर है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 2 का आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का रिवर्स, टैक्स पेड, एंड वी गॉट आवर आंसर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जो हम सम्स करने वाले हैं वो सारे हम कोशिश करेंगे, करने ही है वैसे भी, वो फॉर्मेट में करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अब सारा कुछ प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से होगा, ताकि आपको वो फॉर्मेट भी लर्न हो जाए आगे के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ अपनी नोटबुक अपने साथ रखना, ताकि आप लिख पाओ सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर द सेम। अब हम बात करें एक ऐसे सम की, एक ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जिसके अंदर हम तीनों स्टेप्स लेने वाले हैं। चाहे अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम निकाल रहे हैं। पहला स्टेप यहाँ तक खत्म हो जाता है, दूसरा स्टेप हम यहाँ तक आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज, एंड देन थर्ड स्टेप। तो हमने क्या किया, बेसिकली सारे स्टेप्स को लिख दिया, लेकिन ये जो आइटम्स आप देख रहे हो वो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखी हुई हैं, वहाँ से हमें उठाकर इसे डाला गया है। सबसे पहले देखो सरप्लस दिया हुआ है। एज वी नो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वी नीड सरप्लस, वी नीड डिविडेंड, वी नीड रिजर्व इफ ट्रांसफर्ड, कोई टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, रिफंड है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरप्लस दिया है, बाकी देख लीजिए कुछ और नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसीलिए हम सिर्फ क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं। सी सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस वी हैव इनसाइड कॉलम में डालिए इसे, इनसाइड कॉलम में, बाहर वाले में अभी लेकर नहीं जाना, लास्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है। ओपनिंग कितना है हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, दैट इज 2 लाख। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, पहला ही स्टेप माइनस करना है तो इसलिए ब्रैकेट 3 लाख माइनस 2 लाख, वी गॉट आवर आंसर फॉर स्टेप 1। हमें स्टेप 1 का आंसर मिल चुका है 1 लाख, क्योंकि और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। स्टेप 1 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, सरप्लस इन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे।
adjustment of नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो दो ही चीजें मुझे दिख रही हैं, वो है डेप्रिसिएशन एंड गुडविल अमोर्टाइज्ड। गुडविल कम हुई है, बढ़ रही होती तो वो भी यहाँ नहीं आती। गुडविल का बढ़ना मतलब परचेज होना, और एसेट परचेज होना इज ऑलवेज इन्वेस्टिंग, है ना। यहाँ सेल नहीं हो रही है, एमोर्टाइज्ड हो रही है, कम हो रही है, हम उसका डिडक्शन कर रहे हैं। तो गुडविल और डेप्रिसिएशन वी कैन सी दो ही ऐसे आइटम है जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। तो पहले हम उसको लिखेंगे, डेप्रिसिएशन सी, लास्ट ईयर 3 लाख था, अब 3,20,000 है, तो ऑब्वियसली 20,000 डेप्रिसिएशन हमारा लगा है इस साल। गुडविल देखेंगे 2 लाख था लास्ट ईयर, इस साल 1,60,000 हो गया, मतलब 40,000 का हमने अमोर्टाइज्ड किया है, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आ जाओ सीधा आंसर फॉर द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का आंसर, ये सब चीजें ऐड करनी है, 1,60,000 हो गया है, समझ आया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आ गए हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आ गया मेरा सेकंड वाला स्टेप। थर्ड, अब मुझे देखनी है जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बड़े हैं, रिसीवेबल बड़े हैं, मतलब मेरा पैसा गया है सामने वाले के हाथ में, इसीलिए लेस। और हम कह सकते हैं कि हमारी करंट एसेट बड़ी है, करंट एसेट जब भी बढ़ती है तो वो लेस होता है, करंट एसेट कम होती है तो पैसा आता है। चलिए तो नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारा बढ़ गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम दूसरों का पैसा ले रहे हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, इसलिए हमने ऐड किया है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, अगेन एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस बड़ी है, एसेट कभी भी बट छोट कम हुई है, 14 to 12 पे गए हैं, 14 से 12 तो कम हुई है। तो कभी भी हमारी करंट एसेट कम होती है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज हमारी बड़ी है, करंट एसेट बड़ी है, तो वो लेस में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग रेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 24,000 हमारे बड़े हैं, लायबिलिटी बढ़ना, इनफ्लो। प्रीपेड इंश्योरेंस कम हुआ है, एसेट कम होना, करंट एसेट कम होना, इनफ्लो। देन रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बड़े हैं, अगर करंट एसेट बढ़ती है तो हमारा आउटफ्लो, पैसा हमारे यहाँ से गया है, तो ये 40 भी हमने माइनस कर दिया। इन्वेंट्री देखा जाए तो वो भी हमारा 40 माइनस हुआ है। अमाउंट वी कैन सी हियर 1,80,000, 1,40,000, 1,80,000, 1,40,000, मतलब 40 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट आंसर आ रहा है मेरा, मेन आंसर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। 1,60,000 में से 26, चलो एक काम करते हैं, ये देखा जाए तो 60 + 20 80 हो जाता है ना, तो ये भी 80 हम माइनस कर रहे हैं। सो बेसिकली विल गेट आंसर हियर एज 1,06,000। तो वी गॉट आवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 1,06,000। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं थी, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था, इसलिए नीचे उसे डालने की जरूरत नहीं है। हम अभी प्रैक्टिस तो करनी ही है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो अमाउंट है 1,06,000, ये हम आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे क्योंकि ये हमारी मेन एक्टिविटी का आंसर है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ ना लिखकर डायरेक्टली 1,06,000 यहाँ भी लिख सकते हो, 1,06,000 को आप यहाँ आउटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, चाहिए तो रिपीटेड भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके फर्स्ट स्टेप, आपके देखो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको 3 एक्टिविटी से आपका आंसर चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का आप आंसर बाहर लिखोगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ताकि आपको टोटल मिल पाए। तो आउटर कॉलम के अंदर एक्टिविटी के लास्ट आंसर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब इनसाइड, आउटसाइड जो पूरा एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड टू कीप दिस अमाउंट इन आउटर कॉलम। वापस हम कर रहे हैं एक और सम जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों को यूज करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आ रहे हैं। सबसे पहले देखो, अगर सम के अंदर क्लियरली दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट स्टेप का आंसर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो मुझे क्या चाहिए? ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, यू कैन कीप इन द नोट्स ऑल्सो। डायरेक्टली आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो कैश फ्लो में, नहीं चाहिए तो आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें अवेलेबल है, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, क्लियरली गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 1,00,000
10,000, 1,10,000। नाउ अब टैक्स और डिविडेंड ढूंढो। देखो वहां पे क्लियरली रिटन है अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, तो ये टैक्स आ गया। डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड लिखा है 50,000 लास्ट ईयर। प्रपोज करंट ईयर का होता तो मैं नहीं लेती, प्रपोज लास्ट ईयर का है ये, इसीलिए मुझे लेना है क्योंकि ये मैंने ऑब्वियसली पेमेंट दिया होगा। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली आपको याद होगा स्टेप 1 में रिफंड को हम माइनस करते हैं। यहाँ रिफंड कितना है 40,000, तो हम ये 40,000 को भी माइनस कर रहे हैं। विल गेट द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो 1 लाख ये हो गया हमारा, 2,10,000, 2,10,000 माइनस 40, 1,70,000। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन सी इसमें दी हुई हैं? डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, गुडविल है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, बाकी तो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अब देखते हैं क्या चीज ऐड करनी है। ये डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज्ड है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, ये तो सारे लॉसेस हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए इसके अमाउंट को हम ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया है 20,000, देन गुडविल कितना दिया है 40,000, अमोर्टाइज्ड है, ये परचेज नहीं है, ध्यान रखना। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज गिवन अगेन 10,000। ठीक है, उसको भी हमने ऐड कर लिया। अब ये गेन ऑन सेल तो हमारा इनकम है, इसीलिए उसको हम लेस कर रहे हैं। गेन इज ऑन सेल ऑफ लैंड या एनी एसेट दैट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। गेन कितना दिया है 40,000, तो ये 40,000 हमने माइनस कर दिया। विल गेट आवर आंसर फॉर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। सो लेस इनकम टैक्स बाद में करते हैं, पहले इतना लेकर आते हैं। 1,70,000, 40 तो हट गया है, 30 बेसिकली ऐड हो रहा है, तो ये आ गया मेरा 2 लाख। अब इस 2 लाख में से मुझे इनकम टैक्स पेड माइनस करना है। सी द लास्ट लाइन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 50,000, लास्ट सेकेंड लाइन, पेड 50, रिफंड 40। तो एक्चुअली कितना दिया आपने कितना पे किया 50 आपने पे किया था, उसमें से 40 आ चुका है वापस। तो एक्चुअली में पेमेंट कितना हुआ है ओनली 10,000। ये आपको समझना पड़ेगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने पेमेंट 50 का किया, रिफंड 40 आ गया, तो पेमेंट हुआ कितना टैक्स का, उतना ही लिखना है हमें यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,90,000। ठीक है। अब ये 1,90,000 को डायरेक्टली आप आउटर कॉलम पे भी लिख सकते हो, 1,90,000। तो आपका एक एक्टिविटी का आंसर आ चुका है। स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप 3 तो इसमें था नहीं, यहाँ पे कोई एसेट, करंट एसेट नहीं दी है, करंट लाइबिलिटी नहीं दी है, इसीलिए स्टेप 3 की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट नहीं आया, क्योंकि हमारे स्टेप 3 का कोई भी एलिमेंट दिया ही नहीं है। अगर एलिमेंट दिया होता तो हम स्टेप 3 करते एंड देन इस पे आते। कोई एलिमेंट नहीं दिया तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताता है आपको कैसे आप एक स्टेप नहीं दिया तो आप डायरेक्टली कैसे अपने आंसर पे पहुंचते हो। ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस करते जाओ तो समझ आता जाएगा।